हेलो अस्सलाम वालेकुम। ऋषि टॉक्स के एपिसोड 4 के साथ आपका होस्ट डॉक्टर राना मोहम्मद निशान आपकी खिदमत में हाजिर है एक न्यू एपिसोड लेके, जिसमें हम जो है वो आप लोगों के डिफरेंट इश्यूज जो हैं उनके लिए जो बेस्ट हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं उनको बुलाते हैं, ताकि वो जो है वो आपकी हेल्प कर सके और आपको जो है वो वैल्यूएबल नॉलेज दे सके। तो आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर आमना रसूल, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन है, और अपना जो है उनका प्राइवेट सेटअप भी है जिसका नाम है द स्किन लाउंज इन लाहौर, ये रन करती हैं। उसके अलावा जो है वो काफ़ी फेमस जो है वो यूट्यूबर भी हैं डर्माटोलॉजी के लिहाज से, और उस पर जो है वो काफ़ी टिप्स भी देती हैं। तो आज हमने इसलिए सोचा है कि आप लोगों के जितने भी मैसेजेस आते हैं वो ज़्यादातर जो है वो मेजॉरिटी यही थे कि हमें स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं और हमें जो है वो हेल्प चाहिए किसी ऐसे कंसल्टेंट से जो तो एक तो हमें इंफॉर्मेशन दे, दूसरा ये जो पैक्स वगैरह ये जो या ब्यूटी पार्लर जो आजकल जो इस फील्ड में आ रहे हैं कि जो कहते हैं कि हम स्किन क्लिनिक रन करते हैं, हालांकि उनको जो है वो कोई इसका वो इंफॉर्मेशन या कोई भी मेडिकल नॉलेज बैकग्राउंड नहीं है उनका, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है और स्किन रिलेटेड जो है उनको डिफरेंट डिजीज़ हो जाती हैं। तो हमने सोचा कि हम जो है वो उनकी हेल्प करें और उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर आमना रसूल से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो ऑल है वो फाइन। इंटरव्यू के लिए आज बुलाया आपको। एक तो आपसे थोड़ी सी कैजुअल बातें करेंगे, दूसरा ये है कि आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे लोगों के लिए, तो लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम वो डील करेंगे और साथ जो है वो आपसे वैल्यूएबल नॉलेज भी लेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दें व्यूअर्स को भी। यस श्योर, आई विल ट्राई कि मैं जितनी हेल्प कर सकूं। इंट्रो मेरा नाम तो आपने ऑलरेडी बता दिया है, आमना रसूल नाम है मेरा। और मैंने एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस किया है डर्मेटोलॉजी में, और करेंटली आई एम वर्किंग एज सीनियर रजिस्ट्रार इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। और इसके साथ अपना यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है और थोड़ा सा ऑनलाइन और इन क्लिनिक प्रैक्टिस करती हूँ। तो बेसिकली डर्मेटोलॉजी और कुछ डिसिप्लिन ऑफ एस्थेटिक्स भी आई डू प्रैक्टिस। सो दैट्स ऑल। अच्छा, हमारे लेट मी नो इफ यू नीड टू नो एनीथिंग एल्स। जी जी, हमारे चैनल है उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप जो है सबसे पहले अपना मेडिकल लाइफ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। मेडिकल लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेडिकल लाइफ में स्टार्ट से थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली बचपन से ही सबने कहा कि डॉक्टर बन जाओ, तो उसी में लगी रही। तो जब एडमिशन हुआ तब मैंने सोचा, जब एडमिशन हो गया तब सोचा कि यार मेडिकल नहीं जाना था, ओके ये मुझे पसंद भी था कि नहीं। तो तब दैट वाज टू लेट टू थिंक अबाउट इट। बेसिकली फादर का बहुत ज्यादा थी ख्वाहिश, एक मेरे अंकल हैं चाचू, उनकी बहुत ज्यादा थी। तो बेसिकली शायद वो नहीं बन सके थे, या उनको तब याद नहीं आया था जब बनने की बारी थी, या उनको मौका नहीं मिला था कि अपनी इंटरेस्ट फाइंड आउट करते और वो करते उसमें। मेरे फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है बेसिकली, तो अच्छा उनको बहुत शौक था। तो उन्हीं को शौक को मैंने अपना शौक बनाकर तो लगी रही। और जब एडमिशन हो गया तो उसके बाद फिर चल सो चल, पढ़ाई आपको पता है मेडिकल की इतनी टफ है। सबने कहा था कि एडमिशन ले लो उसके बाद नहीं पढ़ना, तो इस बात को मैंने पल्ले से बांध दिया और फर्स्ट ईयर सारा ऐसे गुजार दिया बगैर पढ़े। और जब आया एग्जाम, तो एग्जाम से 2 महीने पहले सबने कहा था 2 महीने के लिए पढ़ लेना ना। तो जब 2 महीने पहले आया तो आंखें खुल गई कि सारी किताबें मेरी वाइट पड़ी हुई। होता ये था असल में, हमारा मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, तो वहाँ पे फिजियोलॉजी के डिपार्टमेंट के बारे में मशहूर था कि हर बच्चा ना फेल होता है उसमें। तो अच्छा उस टेस्ट अच्छा। से पहले तक ना मैंने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जब वो टेस्ट पढ़ के दिया और फेल हो गए, सभी लोग फेल हुए थे। तो बस वो एक फेल होने का एक वो जो होता है ना आपके वो उतर गया आपके ऊपर से ना एक बोझ के, अच्छा कभी फेल नहीं हुए ना। तो वो एक जब ठप्पा लग गया तो फिर मैंने बाकी किसी भी टेस्ट में पढ़ा नहीं। तो होता ये था कि मेरे बाकी कोलीग्स ये कह लो या साथ फेलोज कह लो, वो लोग पढ़ के फेल हो जाते थे और मैं बगैर पढ़ के फेल हो जाती थी। तो उससे ये हुआ कि एंड पे मेरी बुक्स बिल्कुल खाली पड़ी थी, उनकी भरी हुई थी, एटलीस्ट उन्होंने रीड किया हुआ था। तो तब तक स्टेटस तो एक जैसा ही था, मतलब इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स एक जैसे थे सबके, लेकिन दिमागी जो स्टेटस था इंटेलेक्चुअली वो डिफरेंट था। तो
अब मुझे बहुत टेंशन हो गई, किसी को बता भी नहीं सकती कि यार मैं बगैर पढ़ के फेल होती रही हूँ, फिजियो की बता रही हूँ। बाकी एनाटमी और बाकी जो बायोकेमिस्ट्री में फिर भी कुछ थोड़ा बहुत किया हुआ था। तो बस फिर उस वक्त अचानक से बहुत ज्यादा टेंशन हुई और 2 महीने मैंने ऐसे गुजारे कि गिन के टाइम गुजारा करती थी। मुझे अभी तक याद है वो टेरर मेरे ज़हन में था कि फेल ना हो जाऊं प्रॉफ में ना, सप्ली ना आ जाए। तो बस फिर जुट के पढ़ लिया और फिर शुक्र है कि इज्जत रह गई। दोबारा से एडमिशन जब हुआ था बेसिकली तो मेरा टॉप 3 में मेरिट था। तो बाद में जाहिर है इस तरह की पढ़ाई के बाद टॉप में तो नहीं रहा, लेकिन बहरहाल पास हो गई थी इज्जत से। इसी तरह फिर बाद में फिर फैसला कर लिया, जैसे हम हर दफा एग्जाम में फैसला करते हैं ना कि हाँ अगले कि अगली दफा हम बहुत अच्छे गए ना, वो पहले दिन से पढ़ेंगे अगली दफा। हाँ, तो लेकिन सेकंड ईयर में मैंने इस चीज को थोड़ा सा फॉलो किया, क्योंकि इतना मुझे खौफ रहा हुआ था, वो 2 महीने मेरे इस तरह से गुजरे थे कि वो जो फिर मैंने सेकंड ईयर में थोड़ा सा किया। थर्ड ईयर में फिर ये हुआ कि फार्मा मुझे बहुत बुरी लगती थी हमेशा से, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती थी कि नहीं, देयर आर सम पीपल के जिनको, तो बस फार्मा में पूरी पास हुई थी मेरे ख्याल में कुछ 5-7 नंबरों के मार्जिन से। इसके अलावा पैथो अच्छी लगती थी, तो पैथो में हमारी वहाँ पे ये था कि पोजीशन भी आया करती थी, तो उसमें मेरी पोजीशन भी आई थी। जो इंट्रा कॉलेज एक आपका एग्जाम होता है ना, स्टैंड अप जिसको हम कहते थे, अब मुझे नहीं पता आजकल स्टैंड अप की जो है प्रॉफ से पहले जो तो हाँ, तो उसमें हाँ, तो वैसे मैं कोई टॉपर नहीं रही थी, आई तो एज ए टॉप स्टूडेंट ही थी वहाँ पे, लेकिन उसके बाद मैंने ना थोड़ा चिल रखा हुआ था। एक्स्ट्रा करिकुलर में भी करती थी पार्टिसिपेट, थोड़ी बहुत वो लिटरेरी सोसाइटी का भी एक्टिविटी होती थी, डिबेट्स उर्दू इंग्लिश, और स्पोर्ट्स में भी फिर क्लास कंपटीशन वगैरह होते थे, जैसे स्पोर्ट्स डे डेकोरेशन वगैरह होता है उसमें भी, और थीम वगैरह जो फॉलो करना होता था उसमें भी मैं कोशिश होती कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं। और फिर उसके बाद आगे फाइनल ईयर, तो बाकी सारे साल कैजुअली निकाल लिए। फाइनल ईयर में सबने कहा था कि दोबारा से मेरिट बनना है, तो हाउस जॉब के लिए। तो फिर तब मैंने फिर जरा दोबारा से ना सोचा कि नहीं यार, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं एग्जाम से पहले ना, तो वो रिलेटिवली मैंने मेहनत करके थोड़ा सा इसको किया। तो फिर टॉप 10 में मेरिट, आई थिंक 8th मेरिट नंबर बना था जब लिस्ट लगी थी। तो बस फिर उसके बाद हुआ ये कि हालांकि जब मैंने एमबीबीएस किया था तो कसम खा ली थी कि इसके बाद पढ़ना नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करनी, बहुत होगी पढ़ाई। लेकिन आई रिमेम्बर कि फर्स्ट हाउस जॉब में ही सोचना शुरू कर दिया कि अब आगे स्पेशलाइजेशन किसमें करनी है। और चूंकि अब उस वक्त जाके मुझे ये फील हुआ कि यार अब एमबीबीएस में आ गई थी बगैर सोचे समझे, लेकिन स्पेशलाइजेशन जो ज्वाइन करनी है ना, वो सोच समझ के करनी है कि चलो डॉक्टर तो एक बार बन गए हो, लेकिन इसमें भी वो फील्ड हो जिसमें इंटरेस्ट हो, ताकि एटलीस्ट अब आगे वो बोरिंग ना लगे। तो समझ नहीं आती थी शुरू में। डर्मेटोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट हुआ आपका? डर्मेटोलॉजी में बस आ गई वो इस तरह आई कि जैसे कि बता रही हूँ कि उस वक्त सोचना शुरू कर दिया। फिर हाउस जॉब भी की, सारी मेजर में की, मेडिसिन, फिर उसके बाद सबसे पहले की गायनी, फिर मेडिसिन, फिर पीड्स, सर्जरी, चारों के चारों मेजर कर लिए एक तो। और फिर जो सर्जरी वाला था उसे पढ़ना शुरू कर दिया, सोचा कि मेडिसिन में दे देती हूँ, मेडिसिन में काफी सारी फील्ड्स हैं जिसमें से एक डर्मा भी है, तो एट दी एंड डिसाइड करूंगी कि मैंने एक्चुअली किस में जाना है। मतलब पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं था, इनफैक्ट डर्मा का बहुत ज्यादा पता भी नहीं था, सिर्फ ये पता था कि एक एक्नी होती है जिसको ट्रीट करके डर्मा वाले जिनसे हैं वो घूमते फिरते रहते हैं, बस और कोई पता नहीं था। तो ये तब तक रहा जब तक कि मेडिसिन में थी मैं, फिर ट्रेनिंग भी होगी मेडिसिन की 2 years की, बीच में शादी, बच्चे, तो सब कुछ चलता रहा। उसके बाद फैसलाबाद में स्टार्ट की थी मैंने ट्रेनिंग, फर्स्ट ईयर वहाँ पे था, तो उस दौरान शादी होगी तो लाहौर आ गई। फिर शेख जायद में कंप्लीट की अपनी ट्रेनिंग, और उस दौरान बीच में बेटी थी तो उसकी वजह से 1 साल का गैप भी लिया। ये दैट वाज द फर्स्ट गैप जो मैंने लिया ना। उससे पहले ये था कि मैंने हाउस जॉब भी थोड़ा सा अपने बैच से जल्दी स्टार्ट कर ली थी, बिकॉज मेरिट अच्छा था, तो वो पिछले बैच की जो छुट्टी हुई कुछ होती है ना सीट्स, उसमें से मिल गया था मुझे, जो वेकेंट। तो यस, तो मुझे अप्रैल में मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की। हालांकि नॉर्मल जो बैच स्टार्ट होता था ना वो जून जुलाई में स्टार्ट हुआ करता था, आई थिंक जुलाई में, यस। तो ये डर्मेटोलॉजी, तो वो उससे मैं और मेरे साथ जी, तो मैं अपने बैच से ऑलरेडी 3 months अहेड थी, तो इसलिए जब मैंने बाद में गैप लिया ना बेटी के लिए, तो फिर भी मैं अपने बैच के साथ ही रही, लाइक वो उस तरह गैप ने इफेक्ट नहीं किया लेटर ऑन। तो फिर जब मैंने कर लिया 2 years मेडिसिन के, तो तब बड़ा क्रिटिकल टाइम था। बेटी थी मेरी छोटी, दैट शी वाज 1.5, तो दिल उस वक्त आया हुआ था नेफ्रो पे। आई डोंट नो व्हाई, मुझे समझ नहीं आती कि नेफ्रो मुझे कब पसंद थी, क्यों थी। तो शेख जायद में थी, वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग है नेफ्रो की। उन्होंने कहा भी कि आप सोच लो कि टफ है, फैमिली लाइफ के साथ अगर कर सकती हो तो कर लो। उन्होंने ऐसे कहा और मैं भाग ली, मैंने कहा नहीं मैं टफ नहीं कर सकूंगी इस तरह का। तो डर्मा का हमेशा सुना था कि पढ़ाई बहुत ज्यादा है,
तो ऑब्वियसली इसमें ड्यूटी आवर्स थोड़े से रिलैक्स थे, तो पढ़ाई का सबने डराया काफी कि काफी पढ़ना पड़ेगा, और वो किताब है आपकी जो 10 किताबों के बराबर है, तो वो पढ़नी पड़ेगी आपकी, वो जो पता नहीं क्या शायद नाम आपने देखी भी हो। हाँ हाँ, मैंने फाइनल ईयर में ना रोटेशन की थी, तो हमारे जो एचओडी थे वो बताते थे इसका नाम है। हाँ रुक, ये किताब अगर आपने पढ़ ली ना तो समझे आपने सारी किताबें पढ़ ली, इतनी बड़ी किताब थी वो। हाँ वैसे ही जब हमने भी पढ़ा है तो जैसे कि डेविडसन है, तो आप 5-6 डेविडसन लगा लो कम से कम भी, तो क्योंकि डेविडसन सबने मेडिकल में पढ़ी होती है तो उससे कर लो, तो वो वाली बुक थी। तो फिर बस ये सोचा कि चलो पढ़ाई कर ही लूंगी, तो ट्रेनिंग में ना थोड़े से मुझे जाहिर है फैमिली लाइफ के साथ आपको बैलेंस करना पड़ता है। दूसरा मैंने इस पे थोड़ा सा होमवर्क किया, लोगों से मिली, लाइक नेफ्रो के लोगों से भी मिली, कुछ जनरल मेडिसिन के लोगों से मिली, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि अब 2 इयर्स मेडिसिन में कर लो और इसको निबेड़ो, काम को खत्म करो, और ना डर्मा में 3 साल लगाने पड़ेंगे तो 1 साल बच जाएगा। तो उसमें भी मैंने लोगों से पूछा, तो उसमें यही हुआ कि अब आगे सैचुरेशन बहुत ज्यादा होगी हुई है मेडिसिन में, तो बीइंग अ फीमेल कोई ऐसा फील्ड भी हो कि आप करके बैठ ना जाओ, मतलब आपका उसमें आगे बढ़ने के ज्यादा चांसेस होने चाहिए। फिर मैंने बस कुछ लोगों से मिली, उन्होंने मुझे और बहुत सी बताया कि इसमें माइनर सर्जरीज भी होती हैं, इसमें इंटरवेंशन भी है। उन दिनों इतनी हाइप नहीं थी, बैक इन 2015 की बात मैं कर रही हूँ। तो उस वक्त फिर मैंने जब सबसे मशवरा किया, कुछ लोगों से मिली, तो फिर उसमें मुझे पता चला कि नहीं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्ने, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट, स्पेशली एस्थेटिक्स से रिलेटेड, जो मुझे जीएमसी उसमें काफी अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, आपके पास मार्जिन ऑफ है कि आप उसमें प्ले कर सकते हो डिफरेंट एरियाज में अपने इंटरेस्ट की। तो सर्जरी आपको पता है सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को पसंद होती है, सिर्फ वो कुछ थोड़ा सा उसमें ड्यूटी आवर्स, सर्जरी की भी हाउस जॉब इसीलिए की थी कि पता चले कैसी है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत टायरिंग हो जाएगी, मतलब मेजर सर्जरीज एंड दैट ऑल दैट। तो फिर उसके बाद ये बस फिर डर्मा में आ गए। हाँ, ये डर्मेटोलॉजी फील्ड है, इसको आप किस तरह डिफाइन करें, क्योंकि आम लोगों को तो यही लगता है कि इसमें जो है ना सिर्फ वो स्किन के जैसे एक्नी हो गया, दाने निकल आए, खारिश, एलर्जी, कुछ सबको यही लगता है कि सिर्फ यही है डर्मेटोलॉजी। तो आप बताएं कि इसमें है डर्मेटोलॉजी एक्चुअली, हाँ अच्छा, डर्मेटोलॉजी के मजे की बात यह है कि बहुत से डॉक्टर्स जो से होते हैं ना, वो जब फाइनल ईयर में थोड़ा सा टाइम होता है आपके पास डर्मा पढ़ने का, या आप थोड़े से कुछ इंस्टीट्यूट्स में 3rd ईयर 4th ईयर में भी थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको बस ना आखिरी एग्जाम के दिनों में 2 दिन के लिए रखा होता है टाइम, कुछ आर्ट्स का टाइम रखा होता है, तो बहुत लिमिटेड सा नॉलेज होता है इवन डॉक्टर्स को भी इसके बारे में। तो बेसिकली डर्मेटोलॉजी की अगर डेफिनेशन की तरफ जाए तो वो तो ये है कि 4000 के प्लस डिजीज हैं स्किन की जिसके बारे में नॉलेज होता है एक डर्मेटोलॉजिस्ट को। और yes, it is about some allergies, some itching problems, and some reactions, some eczemas, acne and all that, but there are a lot more things in it. Like अब तो आपको पता है कि डर्मेटोलॉजी का के 2 डिसिप्लिन फर्दर इसके अंदर डिवाइड हो चुके हैं, एक डर्मेटोलॉजी जो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी है और एक कॉस्मेटोलॉजी जो सी है। और कुछ लोग समझते हैं सिर्फ कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं इसमें, कुछ लोग समझते हैं कि इसमें सिर्फ डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जिसमें से डिजीजेस आ जाती हैं, और कुछ ऐसी डिजीज हैं जो हमारे सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स के साथ भी रिलेटेड होती हैं, कुछ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्किन के साथ रिलेटेड हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमारी एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए और हमारी डिफरेंट एस्थेटिक कंसर्न्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, एजिंग वगैरह उसमें आ जाता है। तो और कुछ जो सी होती हैं वैसे हमें जैसे टू ब्यूटिफाई योरसेल्फ, और जो आपकी एक नॉर्मल एक अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ चीजें वो इसमें कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो उसको टैकल करते हैं, तो लेजर्स हैं, बहुत सारा कुछ है, तो वो सब आ जाता है। और डिजीजेस तो आई होप बहुत आपको पता होगा बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बाकी सोराइसिस, लाइकेन प्लैनस वगैरह ये सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सिंड्रोम्स हैं, कुछ कंजेनिटल डिजीज हैं जिनमें एक्टोडर्मल डिस्प्लेजियाज आ जाते हैं, जिनमें आपकी स्किन और आपके बाल, नाखून, इवन टीथ, ठीक है, और कुछ सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स भी साथ जो सही नहीं बने होते, ठीक है। तो और भी बहुत सी जेनेटिक डिजीज ऐसी हैं जिसमें साथ साथ सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वेस्ट फील्ड, लेकिन बहुत सी इसकी डिजीज ऐसी हैं जो रेयर हैं या अंडर डायग्नोस्ड हैं, ठीक है। और होता तो वो यही समझते हैं कि जस्ट एक एक्नी हो गई और वो या कोई 2-3 बोटॉक्स फिलर हो गए। तो डर्मा में और भी बहुत कुछ है, तो डिजीज को किस तरह हम करेंगे, अगर एक्सप्लेन इट, डिजीज को किस तरह करेंगे कि अगर एक बंदा उसको कोई डिजीज है तो हम उसको कहेंगे कि डर्मेटोलॉजी का है या कॉस्मेटोलॉजी का है,
वो किस तरह लोगों को पता चले, क्योंकि आम लोगों को तो नहीं पता कि अगर उनको कोई भी स्किन रिलेटेड डिजीज है या कुछ भी है तो वो किसको कंसल्ट करें। अच्छा, ऐसा है कि देखो, डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, इसके फर्दर 2 डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है। आमतौर पर डर्मेटोलॉजिस्ट ही जो है उसने अपनी स्पेशलाइजेशन के दौरान कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर सीखे होते हैं, कुछ जो उनका रह जाता है वो आफ्टर एफसीपीएस या जो भी आपने एमसीपीएस जिन्होंने किया है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है या एमडी वगैरह किया हुआ है, तो उसके बाद उसमें अपनी उसको स्किल्स को रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरली स्किन से रिलेटेड कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिनकी हम समटाइम्स ट्रीटमेंट टाइम पे कर भी लें तो भी उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो बाद में कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स कराते हैं। लाइक आप एक्नी को ले लें, जो मोस्ट कॉमन डिजीज है जो आपको भी पता है, उसमें नॉर्मली तो एक ये डिजीज ही है स्किन की, ठीक है। इसको हम ट्रीट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट से डिजीज तो होगी सेटल, लेकिन जो उसने पोस्ट उसका जो रिकवरी सेक्वेले है, लाइक स्कार्स बन गए हैं, पिगमेंटेशन हो गई है, अब वो किस कॉस्मेटिक इशू में आ गए। कॉस्मेटिक इश्यूज वो हैं जिससे आपकी हेल्थ को तो कोई हैजर्ड नहीं है, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को और आपकी जो अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको सॉल्व करना जरूरी है। तो वो हम कॉस्मेटोलॉजी में फिर उसमें आ जाता है, लाइक दैट इज नॉट नीडेड बट दैट इज समथिंग विच पेशेंट थिंक्स कि वो उसको इम्प्रूव करना है उसमें, ठीक। तो कॉस्मेटोलॉजी में वो सारे इश्यूज आ जाते हैं जिनमें आप आपकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए आ जाता है। इसमें कुछ आपके बर्थ मार्क्स भी आ जाते हैं जिनमें से कुछ निवाई आ जाते हैं इसके, ये मोल्स वगैरह, और बाकी स्कार्स जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और कुछ डिजीज ऐसी हैं जो डिजीज भी होती हैं और कॉस्मेटोलॉजिकली भी वो अच्छी नहीं लग रही होती हैं आपको, ठीक है। तो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो उसमें हम फिर उसको असेस करके प्रॉपर उसको देख लेते हैं कि हमने कितनी मेडिसिन से इसको ट्रीट करना है और फिर हमने कहाँ पे इसकी इंटरवेंशन कोई करनी है, इसकी जो कॉन्सिक्वेंस डिजीज का हुआ है या डिजीज को जो कॉम्प्लिकेशन हुई है उसको डील करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है काफी सारे लोगों ने भी पूछा है कि ये जो व्हाइटनिंग क्रीम है जो बड़ा खासकर फीमेल को जो है बहुत क्रेज होता है कि हमने जो है वो रंग गोरा करना है, अपना जो हाईएस्ट लेवल अचीव कर लेना। उसकी वजह से आजकल जो ये ब्यूटी पार्लर है जो लगाते हैं अपना बैनर के लिए, स्किन क्लिनिक है और इस तरह जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं, हालांकि उनका मेडिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है कुछ भी। और बाद में क्या होता है, लोगों को जो है वो उसी की वजह से जो है वो पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, और एक बार पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाए तो फिर वो तकरीबन इरिवर्सिबल ही होती है स्किन पे। इसके बारे में आप लोगों को बताएं कि ये कितना हार्मफुल है। जैसे कि आपने खुद ही बता दिया कि जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं ये सारी खुद ही बाद में जो जिस मसले के लिए आप समटाइम्स यूज कर रहे होते हो वही मसला करवा देती हैं। कैसे करवाती हैं? कुछ तो ऐसी होती हैं जो कि इरिटेटिंग होती हैं, आपको लगाने के बाद कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस करवा देती हैं, जला देती हैं स्किन, और जलने के बाद उसका निशान रह जाता है, ठीक है। मैंने ऐसे देखी है पेशेंट जो कुछ बेचारी फीमेल्स जो अपनी शादी से जस्ट पहले कोई फेशियल ऐसा करवाती हैं, पार्लर वाली हैं, उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐसे प्रिस्क्राइब कर देती हैं। समटाइम्स कोई ब्लीच क्रीम होती है या कोई पीलिंग क्रीम, कुछ जो सी पार्लर वाले जो वो ऑफर कर रहे हैं, तो उससे होता है कि उनकी स्किन पे कोई बर्न हो जाता है और फिर वो बाद में पिगमेंटेशन छोड़ जाता है अपनी, ठीक है। इसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि जो मिक्स क्रीमें, आपको पता होगा, शायद आपने देखा होगा आप बचपन में अपने कजन्स वगैरह को या कहीं पे भी यूज करते हुए कि वो कुछ एक मलबूबा सा बनाते हैं 4-5 मेडिसिन का, जिनमें कुछ फॉर्मूला क्रीम जिसे कहते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें स्टीरॉइड्स मिक्स किए गए होते हैं, ठीक है, और समटाइम्स पे व्हाइटनिंग क्रीम्स यूज की गई होती हैं। अब स्टीरॉइड्स का क्या क्या होता है कि ये ना आपकी स्किन को पतला करती है, ठीक है। अब पतला जब कर देगी तो आपकी स्किन अचानक से लगने लग पड़ेगा जैसे लाइट हो गई है, ठीक है, या फेयर लगने लग पड़ेगी। लेकिन जब वो मजीद उसके ऊपर इफेक्ट करेगी, उसको मजीद पतला करेगी, तो उसके बाद क्या होगा कि वो नीचे से आपकी वेसल्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और जो आपकी स्किन उसी एक बर्न्स की स्किन की लुक देने लग पड़ेगी। फिर वो इतनी खराब हो जाती है स्किन के उसके बाद हम उसे पेशेंट को सब्र करने के अलावा और कुछ भी हम उसको ऑफर नहीं कर सकते ट्रीटमेंट समटाइम्स तो। और समटाइम्स इतनी महंगी होती है ट्रीटमेंट के पेशेंट वैसे ही अफोर्ड नहीं कर सकता जिसने वो सस्ती सी फॉर्मूला क्रीमें लगा लगा के पहले अपना चेहरा खराब किया होता है। तो इसमें अट्रैक्शन इसलिए होती है कि जब जैसे मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है और मैं उसको मना कर देती हूँ कि नहीं आपने व्हाइटनिंग क्रीम यूज नहीं करनी, तो पेशेंट ये नहीं समझता कि मैं उसके भले के लिए कह रही हूँ। वो समझता है कि शायद पता नहीं मैं बताना नहीं चाह रही कि कोई व्हाइटनिंग क्रीम से अगर मैंने दे दी तो ये बहुत गोरी हो जाएगी, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, ठीक है ना। पेशेंट ये समझते हैं। और पेशेंट का क्या होता है कि वो ऐसे बंदे के पास जाती है जो कहता है कि नहीं हाँ हम आपको क्रीम देंगे और वो उससे ठीक हो जाएगा। मतलब जिसने उसको नो कह दिया वो उसको ना अपना खैरख्वाह नहीं समझेगा, वही समझेगा शायद इसका क्या होता है सस्ता इलाज भी यही गली मोहल्लों में जो ब्यूटी पार्लर वो कहते हैं जी कहाँ आप डॉक्टर को इतनी फीस देंगे, वो आपको जो है वो एग्जैक्टली ठीक भी नहीं करेगा। एग्जैक्टली हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, पेरिफेरी में तो बहुत आम है। वो कहते हैं जी डॉक्टर के पास आपने जाना है, उसने जस्ट आपको मशवरा देने की फीस ले लेनी है और हम आपको ये क्रीम बना के दे रहे हैं इतने से पैसों में, तो आप क्रीम यूज करें। तो फिर वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। एक तो सस्ता होता है वो, दूसरा वो कह रहे होते हैं कि इससे फायदा हो जाएगा। मैं तो उसको बता दूंगी कि ठीक है ये एक क्रीम है, ये सेफ है आपकी स्किन के लिए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आपकी स्किन व्हाइट भी नहीं होगी, थोड़ा बहुत आपको फर्क पड़ जाएगा। अब पेशेंट जब ये सुनता है वो सोचता है इस डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, इसके पास मेरे मसले का हल नहीं है, तो मैं वो गाँव वाली पार्लर वाली के पास जाती हूँ, तो वो एजेंसी हिंदी है, तो फिर उनकी बातों में आ जाती है। बात इसमें ये है कि हमारी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, बीइंग ए मुस्लिम भी और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी, कि हम कोशिश करें कि लोगों को बेहतर गाइड करें, ऐसी चीजें ना एडवाइस करें। हम डॉक्टर हैं या हम पैरामेडिक हैं या हम ब्यूटिशियन हैं, अगर हमें पता है कि हम एक चीज जो बता रहे हैं उसका हमें पता ही नहीं है कि वो ठीक भी है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पार्लर वाली एजेंसियां उनको सब कुछ उसके बारे में पता होता है, नहीं पता होता, फिर भी वो डॉक्टर बन रही थी। मजे की बात आपको बताऊं कि समटाइम्स इफ आई गो टू पार्लर टू गेट माय हेयर डाइड एंड ऑल दैट, तो मुझे मशवरा देना शुरू कर देती है आगे से कि आप ये करवा लें, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो समटाइम्स मैं चुप करके सुनती रहती हूँ, लेकिन कई दफा मजबूर हो गया कहती हूँ कि मैं ना स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं ये चीजें नहीं करवाती या मैं यूज नहीं करती। उसके बाद वो उसका मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, ये बताएं। तो मतलब वो सिर्फ उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए आपको ऑफर करने हैं, ये काम करवाएं, ये करवाना है। और अब तो ये अफसोस की बात है कि बहुत से सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर्स जो कि स्पेशलाइजेशन नहीं करते और समटाइम्स एक दो दिन की वर्कशॉप लेके अपने आप को कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्लेम करके बैठे हुए हैं। एंड आई एम सॉरी टू से कि मुझे खुद आफ्टर एफसीपीएस भी कुछ ऐसी बिजनेस पार्टीज कह लो या कंपनीज कह लो, उन्होंने मुझे ऐसी जॉब ऑफर की जिसमें वो कह रहे थे कि आपने हमारा ये प्रोसीजर ना सेल करना है और हम आपको उसके शेयर देंगे अगर इफ यू आर गोइंग टू सेल दिस प्रोसीजर, मतलब पेशेंट को जरूरत है या नहीं है तो आपने ये प्रोसीजर उसको प्रिस्क्राइब कर देना है। तो ये काम बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है आपको, इसलिए मैं यहाँ पे मुझे लगा कि मैं ये बात इंपॉर्टेंट लगी कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके फोरम पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये बात सुनेंगे, तो कल के अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो बेटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो इस चीज की कि आपने जो एक ओथ लिया है तो आपने गाइड बेस्ट करना है, ठीक है। सही बात। और जैसे वो कहते हैं ना कि आपको रिस्क जो है वो मिल जाना है, ठीक है, उसके दो तरीके हैं, रास्ता आपने चूज करना है, आपने राइट वे से लेना है, आपने रॉन्ग वे से लेना है, कैसे लेना है ये आपने चूज करना है, मिल आपको जाना है। आप छोटी सी बात ले लो कि आप एक पेशेंट है, ठीक है, उसको आप अगर आज मिसगाइड प्रोसीजर कर लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या वक्ती फर्क पड़ा बाद में उसी तरह हो गया, ये नुकसान हो गया, या आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया था और वो रिजल्ट्स उस तरह नहीं आए, तो पेशेंट तो फिर बाद में भाग जाएगा ना, ठीक है, और वो बाद में बाकियों को जाके बताएगा कि इस डॉक्टर ने मेरा गलत प्रोसीजर किया या मुझे सही रिकमेंड नहीं किया, ठीक है। और लेकिन अगर आप एक बंदे को सही लॉजिकल बात बताओगे, उसे समझाओगे सारा प्रोसीजर, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी इफेक्ट्स या उसके जो इफेक्ट्स नहीं आने उनके बारे में ट्रूली एक्सप्लेन कर दोगे और फिर पेशेंट को प्रोसीजर करते भी हो या नहीं भी करते, तो एटलीस्ट पेशेंट को आप पे ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ इस डॉक्टर ने मुझे ठीक ट्रीटमेंट बताया था, अब मैंने लिया या नहीं लिया ये मेरी अपनी वो थी। क्योंकि समटाइम्स कुछ प्रोसीजर ऐसे होते भी हैं जिनका मैं पेशेंट को बताया थी, उसके बावजूद वो कहते नहीं नहीं आप कर दें हमारा ना, तो फिर एटलीस्ट मैंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी हुई है, उनको समझा दिया हुआ है, तो मुझे कोई उसमें गिल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर उसमें देखो। दूसरा ये है कि कॉस्मेटोलॉजी एक बहुत अट्रैक्टिव फील्ड है, ठीक है, और उसमें आपको अच्छा लगता है, आप तैयार होके बैठे हो बीइंग अ डॉक्टर और उसमें आप पेशेंट को आराम आराम से डील कर रहे हो और आपका जाहिर है आपकी इनकम भी उसमें आ रही है, लेकिन उसमें है कि सेफ प्ले करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेशेंट को मिसगाइड नहीं एक तो करना, ठीक है, दूसरा कोशिश करो कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट कोई अगर आप एफसीपीएस नहीं कर सकते एटलीस्ट एमसीपीएस कर लो, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेशन लो, उससे होगा कि आप कॉन्फिडेंट होगे अपनी उसमें और आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा, ठीक है, स्किन के बारे में आपको उसकी डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस डील करनी आती होंगी तो आप प्रोसीजर को सही तरह से मैनेज कर सकोगे, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूंगी। बाकी है कि आजकल बहुत हाइप भी है डर्मेटोलॉजी की और मेरिट भी सबसे ज्यादा हुआ है पीजी ट्रेनिंग्स के लिए, तो समटाइम्स बच्चे जो हैं इस वजह से भी इस फील्ड में नहीं आना चाह रहे थे कि हमें वो ट्रेनिंग के लिए तो फिर बहुत हमें ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी इसमें, तो और बहुत से हैं चीजें जो आप कर सकते हो, लाइक अब तो एमसीपीएस के अलावा एमडी भी हमेशा से था लेकिन अब भी है, ये भी इसके अलावा डिप्लोमा कर सकते हो, या एटलीस्ट आप ये कर लो कि अगर आप प्रैक्टिस करने ही लगे हो तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अटैच हो जाओ, ठीक है। इंडिपेंडेंटली काम करना डे 1 से इट्स नॉट गुड, ठीक है, एटलीस्ट आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ समझ आ जाए कि आपने सेफ प्ले कैसे करना है, फिर आप उस चीज को आगे लेके चलो, तो मेरा ख्याल है आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप अगर 10 पेशेंट्स को मिसगाइड करके वो पैसे बना रहे हो तो उससे बेहतर है कि 10 वही पेशेंट आप ट्रीट करो, लाइक अगर आप एक को अच्छा ट्रीट करोगे, ठीक है, तो वो आपके पास 9 पेशेंट और भेजेगा, समझ रहे हो आप, ठीक है, तो आपकी इनकम तो उतनी ही बन गई, बजाय से कि आपने 10 आपके आए और 10 से आपने वो पैसे बना लिए खुद ही, ठीक है, बाद में उन 10 ने वापस नहीं आना, तो अल्टीमेटली जिनको आपने सही गाइड किया था
और जो आपने ऑनेस्टी से काम किया था वही आपको आगे लेके चलेगा और अच्छा नाम भी देगा, ठीक है। तो कोशिश तो यही है मेरी भी, और मैं इसी की एडवाइस करूंगी। बाकी अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने इरादों पर कायम रहें और अच्छी तरह से लेके चलें सब चीज़ों को। अच्छा, तो आपने बताया कि यूट्यूब चैनल का आपने कैसे सोचा? जैसे मैंने ये जब पेंडेमिक शुरू हुआ, कोरोना का लॉकडाउन हुआ, तो मैंने काफी वीडियोस देखी, उसमें जो है ना वो बताया था कि जी अदरक से कोरोना का इलाज हो रहा है, लहसुन से हो रहा है, पता नहीं कौन से शरबत बना के। तो फिर मैंने सोचा कि कम से कम मैं एक चैनल शुरू करूँ जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले। तो मैंने काफी ज्यादा जो है ब्यूटिशियन जो है उनके तो मैंने चैनल देखे हैं कि वो स्किन का बता देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का मैंने इसलिए ज्यादा नहीं देखे। तो आपने क्या सोच के जो है वो स्टार्ट किया चैनल अपना यूट्यूब का? यस, यू आर वेरी राइट। मेरा ख्याल है प्रोबेबली आई एम द फर्स्ट डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान जिसने अपना ऐसा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को प्रमोट करने की बजाय पेशेंट की इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए वीडियोस डाली। तो बेसिकली जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, अगर आप इंस्टा के पेज पे देखो, यूट्यूब पे नहीं है वो वीडियो, अगर मेरे इंस्टा के पेज पे या शायद फेसबुक के पेज पे भी एक जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई वो ऐसी, मैं इसी तरह बैठी हुई थी। तो मैंने ना, हुआ ये था कि आपको पता है कोरोना में सैनिटाइजर का यूज और मिस यूज, और उसके बाद चंद एक मुझे वाकया का पता चला कि लोगों ने उसको किचन में रखा हुआ है, यूज कर रहे हैं, और उससे आग लगी है किसी खातून को, के हाथों को इसमें बर्न हो गया। तो ये मुझे जब पता चला ना, तो मुझे अचानक से लगा कि यार ये एक वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो पहले मैंने वो वीडियो बना के अपने पर्सनल इंस्टा के अकाउंट पे डाली। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन तुमने शेयर की, हमें पता नहीं था, हम तो खुद किचन में यूज कर रहे थे। किचन में होता क्या कि सैनिटाइजर में अल्कोहल है, वो तो अगर आग के पास आप ले जाओ, जब आपके हाथ गीले गीले अभी ना, अभी ड्राई नहीं हुए, तो उसको बर्न हो सकता है। हाँ, वो आग, वो इन्फ्लेमेबल है, उसको आग लग जाएगी। तो ये बात नहीं पता थी। ये मैंने शेयर करने के लिए ना एक छोटी सी वीडियो बनाई, जस्ट फ्यू सेकंड्स की थी, 10, 20, 50 सेकंड मैक्सिमम होगा। तो वो बनाई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि और भी बहुत सी चीजें हैं। हाँ, फिर उन्हीं दिनों कोरोना के डेज में मुझे टाइम मिला, उससे पहले तो टाइम नहीं मिलता था, कि मैंने फेसबुक देखा, इंस्टा पे थोड़ी सी एक्टिव हुई, देखना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि बहुत से ब्लॉगर्स, मतलब देयर आर गुड ब्लॉगर्स जो कि सिर्फ ये रिकमेंड करते हैं कि इस डर्मेटोलॉजिस्ट को हमने ट्राई किया, ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दे रहा है, आप इससे ट्रीटमेंट लें, और या कुछ ये बताते हैं कि आप इनसे प्रोसीजर करवा लें। लेकिन देयर आर सम ब्लॉगर जो एक क्रीम लगाई होती थी स्टोरी पे, आई यूज दिस क्रीम फॉर माई एक्नी एंड इट ट्रीटेड माई एक्नी 100%। तो जो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो सारे उसको यूज कर रहे हैं। मतलब देयर आर सम ब्लॉगर्स जो इस तरह इसकी रिकमेंडेशन दे रहे थे। तो तब मुझे लगा कि बेशक एक मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, पता नहीं किसी के पास मेरी आवाज पहुंचेगी भी कि नहीं, और मुझे कोई लोग सुनेंगे कि नहीं, लेकिन मेरे पास अगर एक इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं कहीं ऑन एयर डाल दूं, आज नहीं तो कल किसी ना किसी का भला हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो इसलिए भी मैंने वीडियोस बनानी शुरू की। और उससे भी पहले मैंने एक्चुअली अपना पेज जब लॉन्च किया तो उसका ये मकसद था कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस उसको मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने पूरा 1 मंथ फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशंस दी, बिकॉज कोरोना का टाइम था, और ना मुझे कुछ लोगों ने कहा भी कि यार थोड़ा सा आप ना वो कर लो, इसको मिनिमल चार्जेस पे स्टार्ट करो। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे ना जस्ट एक लॉन्च है, और फिर थोड़ा सा आपको पता है सिचुएशन कैसी डिप्रेसिंग सी थी उस वक्त। तो मुझे लगा कि अगर कोई हेल्प के लिए ढूंढ रहा होगा तो ठीक है, लेट इट बी। तो 1 मंथ के लिए मैंने ऑलमोस्ट मे बी थोड़ा सा उससे कुछ फ्यू डेज मोर देन अ मंथ, तो मैंने फ्री कंसल्टेशंस दी, और उसके साथ साथ मैं वीडियोस डालती थी। वीडियोस का मुझे ये फायदा हुआ कि जैसे ही मैं पेशेंट को एक डिजीज की ट्रीटमेंट देती थी, तो फिर मैं उसको मेरी जो टीम थी उनको मैंने कहा था कि आपने इनको ये वाली वीडियो इनको फॉरवर्ड कर देनी है। उसमें सनब्लॉक के यूज के बारे में था, मॉइस्चराइजर के यूज के बारे में था, जनरल स्किन केयर के बारे में। फिर बाद में तो मैंने स्केबीज, वॉट्स और एक्नी के बारे में, डाइट वगैरह का बहुत ज्यादा पेशेंट पूछते थे। अब होता ही है कि आप जब कंसल्टेशन करते हो ना पेशेंट को, आप समझा देते हो सारी बात, पेशेंट भूल जाता है। तो मुझे लगा कि ये चीजें अगर मैं एक वीडियो की सूरत में पेशेंट कर गाइडेंस ले सकता है। एक बात, दूसरी चीज जो मुझे लगी, स्किन जो सी है ना, ये बाकी ऑर्गन्स है तो बॉडी का एक ऑर्गन ही, लेकिन स्किन थोड़ी सी नेचर डिफरेंट है बाकी से। वो ऐसे कि आप देखो कोई भी आपको डिजीज होती है, वो बेशक आपके स्टमक से रिलेटेड है, आपके सीएनएस से रिलेटेड है, आपके सीवीएस से रिलेटेड है, तो उसमें आप एक मेडिसिन खाते हो, अब उसका काम है आगे उसने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है, आपने खा ली, पी ली, जो भी किया वैसे। स्किन में मसला है कि आप अगर दवाई सही तरह से लगा नहीं ना रहे, स्किन के साथ आपने कितनी देर लगानी है, किस तरह से लगानी है, पहले स्किन को कैसे क्लीन करना है, नहीं करना है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। फिर स्किन की मेडिसिन के साथ साथ केयर जो होती है ना स्किन की, जैसे कि एक्जिमा की मेरी वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप स्किन के लिए आपने क्या प्रिकॉशंस लेनी है, आपने कौन से टाइप के कपड़े पहनने हैं, क्या नहीं पहनना, या आप यूज करते हो ना स्किन के लिए, तो भी वो इफेक्टिव नहीं रहती। ठीक है, सिर्फ एक मेडिसिन होती है वो इतना, यहाँ आप स्केबीज का ले लो कि अगर आपको मेडिसिन किसी ने दे दी है, बताया ही नहीं है कि किस तरह से डिटेल में यूज करनी है, या बताया और आप भूल गए हो, हाँ आप बताया और आप भूल गए हो, तो वो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा उस तरह का। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मुझे डिसिप्लिन लगा कि ये डिफरेंट है देन अदर डिसिप्लिन। तो फिर मैंने ये सोचकर मैंने ना वीडियोस बनानी शुरू की बैक टू बैक, और फिर मैंने कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में भी बीच में बनाई, जिनके बारे में और अभी मैं बना रही हूँ, आगे भी मेरी पाइपलाइन में काफी सारे हैं।
तो बेसिक मकसद इसका यही था कि पेशेंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद होगी। मैं अपने पेशेंट्स को भी फॉरवर्ड करती हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, पेशेंट्स बहुत खुश हुए हैं। और मेरे बाद कुछ और कोलीग्स ने भी स्टार्ट किया है ये काम, विच आई रियली एम हैप्पी टू सी कि मुझे फॉलो किया उन्होंने इस चीज़ में, और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ वो मिलके काम एक तरह से कर रहे हैं कि अवाम जितनी कुछ को मैं मेरी बात कुछ तक पहुंच जाती होगी, बाकियों की तक उनकी पहुंच जाती होगी, लेकिन एक अच्छा मैसेज उनसे वो हम कन्वे कर रहे हैं। उससे पहले बहुत अच्छे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन शायद किसी के पास टाइम की भी कुछ कमी होती है, तो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर्स की शेयर कर रहे होते हैं कि हमने ये बोटॉक्स किया तो इसका ये इफेक्ट है, फिलर किया इसका ये इफेक्ट है, लेकिन डिजीज और मेडिसिन के यूज के बारे में मैंने जो है ना, ये मेरे ज़हन में इसके बैकग्राउंड में था। तो अब आप बता सकते हैं कि मैं इसमें कितनी कामयाब हुई हूँ, या आपको लगा है कि ये मकसद पूरा हो रहा है वीडियो से। और अगर सजेशंस हो तो वो भी मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल का आप मेरे ख्याल लिंक दोगे नीचे, तो फिर हाँ किसी जी, को जरूरत हो तो वो पता चल सकता है उसमें कि मैं और क्या कैसे रीच कर सकती हूँ पेशेंट्स की नीड को और उसको फुलफिल कर सकती हूँ उनकी रिक्वायरमेंट्स। जी मैंने भी जो है वो स्टार्ट में वीडियो देखना शुरू की आती ना, तो मुझे भी काफी हेल्प मिली। यानी कि कुछ वीडियोस लोग बनाते हैं उसके अंदर जो है ना वो साइंटिफिक चीजें ज्यादा यूज करते हैं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, तो हमें तो समझ आ जाती है फील होते हैं। तो बाकी जो लोग जिनके लिए है वो उनको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, उनको पता जा रही थी कि क्या है, या वो प्रोसीजर दिखा रहे होते हैं, कभी वो बता रहे हैं कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। बेसिकली मैंने उर्दू लैंग्वेज भी इसीलिए ऑप्ट की, एंड बिलीव मी कि मुझे शुरू में ना उर्दू के वर्ड्स नहीं मिलते थे कि मैं क्या वर्ड यूज करूं, बिकॉज यू नो हमारा मसला ये है कि हम पढ़ते हैं इंग्लिश में और हमने काउंसलिंग करनी होती है उर्दू में, ठीक है। तो एक और इसके पीछे थॉट ये था कि जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो मैंने काउंसलिंग की, आपको पता है एग्जाम से पहले काउंसलिंग की कितनी तैयारी होती है, की होती नहीं है उस तरह से। तो मैं ना एग्जाम से पहले ना मैं ढूंढती थी कि कोई ऑनलाइन वीडियोस मिल जाए, किसी की काउंसलिंग कर रहा है कोई, तो मुझे इंग्लिश में मिल जाती थी, हिंदी में भी कुछ मिल जाता था, उर्दू में कुछ नहीं पढ़ा हुआ था। तो मैंने ये वीडियोस इसलिए भी बनाई, स्पेशली जो स्केबीज और वार्ड्स की है ना, वो अगर आप देखो तो मैंने अपने ना मैंने जैसे आपको बताया कि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे फोर्थ ईयर फाइनल के स्टूडेंट्स को भी मैंने वो उनके लिए बेसिकली वो वीडियोस बनाई ताकि वो बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो उनको वो समझ आ जाए ठीक तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों एग्जाम लेके आई हूँ, ये पढ़ाने के दौरान बनाई थी वीडियोस, तो बहुत सोने बहुत दे वर वेरी थैंकफुल कि मैडम आपकी वीडियो हम कल रात को देखी है, तो शुक्र है ये काउंसलिंग वाला स्टेशन हमारा बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि 4-5 टॉपिक है जो ज्यादा आते हैं फाइनल ईयर में, तो वो मैंने उनकी कवर कर दिया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर वो लाइफ में आगे जाके भी कहीं उस चीज को यूज करेंगे तो एक सदका जारी है मेरे तो ख्याल में। तो ऐसे में पेशेंट्स की भी और स्टूडेंट्स की भी, दोनों की मेरे ख्याल हेल्प हो रही है। तो व्हाट एल्स यू नीड। अच्छा, साथ साथ ये बता दीजिएगा जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो आपको कांटेक्ट किस तरह करें अपने प्रॉब्लम जो भी है उनकी, क्योंकि काफी सारे लोगों की जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम है, तो आप किस तरह कांटेक्ट करें? एक तो यूट्यूब चैनल हो गया आपका। कांटेक्ट का यही है कि हाँ, कांटेक्ट तो ये है कि आप लिंक डाल दोगे तो यूट्यूब का जो चैनल है उस पे वीडियोस के हर वीडियो के एंड पे भी हमने दिया होता है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है या व्हाट्सएप नंबर जो मेरे क्लिनिक का नंबर कह लें आपके, मेरी टीम ही उसको रिप्लाई करती है। और जो बाकी यूट्यूब है और जो फेसबुक और इंस्टा पे समटाइम्स मैं खुद भी रिप्लाई कर रही होती हूँ और समटाइम्स कोई टीम का मेंबर कर रहा होता है रिप्लाई, तो वी ट्राई कि हम ज्यादा डिले ना करें रिप्लाईज में। लेकिन चूंकि एक थोड़ा सा मैं ज्यादा फोकस ये है कि मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी एक पैकेज की फॉर्म में डिलीवर कर रही हूँ। तो मेरा कोशिश होती है कि अगर किसी ने मुझसे पर्सनल वो एडवाइस नहीं है तो फिर आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर लो। उसमें ये होता है कि ऑनलाइन भी मैं देती हूँ, बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो दूसरे स्टेट से हैं, वो नहीं आ सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत से मेरे पेशेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन ही कोरोना के स्टार्ट की थी ट्रीटमेंट्स, और अब उनके रिलेटिव्स भी ट्रीटमेंट लेके तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अब्रॉड से भी, यूके से, इवन कतर से 1-2 पेशेंट्स, और इस तरह यूएसए से, इवन पिछले दिनों एक यूएसए से शी वाज उन्होंने कहीं ऑनलाइन सर्च करके किया होगा, कोई रेफरेंस नहीं था, शी वाज अमेरिकन, तो उनके हाथ पर कुछ लीजन था बना हुआ ना, तो मैंने उनको बताया कि आपका ये डायग्नोसिस है लेकिन इसकी ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं होगी। तो फिर कल परसों ही उसका मैसेज आया हुआ था कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने बिल्कुल ठीक बताया था, तो मैंने इसको ट्रीटमेंट अब करवाया, लेकिन कोरोना में आई वाज वेरी वरीड, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर हेल्प। तो मेरा ख्याल है कि मकसद पूरा हो गया। एक ऐसा फोरम आपको मिल गया जिसपे आप सारी दुनिया को रीच कर सकते हो। तो फेसबुक पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो कोई कमेंट के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दे आर लॉट्स ऑफ वेज, दे आर ऑल आउट देयर। आपने आप जो है मेरे चैनल के भर में आपने देखी होंगी वीडियो, कोई सजेशन या कोई कमेंट कुछ भी जो है वो आप दे सकती हैं। जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा चैनल मैंने भी नहीं देखा जिस तरह आपको लगा कि मेरा डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड एक यूनिक चैनल था। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि मैं यू आर द मे बी द फर्स्ट वन जिससे मैंने कमिट किया है
कि मैं टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज मुझे लगा कि आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने में इंटरेस्टेड हो रादर देन सम पब्लिसिटी और थिंग्स लाइक दैट। तो खैर वो भी एक ज़रूरत होती है समटाइम्स आपको ग्रो करने के लिए और सब कुछ, लेकिन इसको कीप इट अप और कोशिश करो कि स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इस यहाँ पे रखो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग से रिलेटेड मुझे बहुत डेफिशिएंसी लगी थी कि ऑनलाइन कुछ मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, तो डरमा में तो मैं ऑलरेडी ये काम करना शुरू कर चुकी हूँ। तो एक आइडिया है आपके लिए कि आप किसी और फील्ड से रिलेटेड या अपने ही फील्ड से रिलेटेड इस तरह से कुछ काम कर सको कि स्टूडेंट को लर्न करने में हेल्प हो, प्रैक्टिकली उन्हें करके दिखाओ चीजें डिफरेंट ना, तो वो मेरा ख्याल है हेल्प होगी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें एहतियात है, जैसे मैं बता भी दूं कि समटाइम्स मुझे पेशेंट ना ऑनलाइन कोई मैं वीडियो लगाती हूँ लाइक एक्नी के बारे में लगाई, तो फिर पेशेंट कहते हैं मेरे मुंह पे दाने हैं, मुझे ना एक क्रीम सजेस्ट करते हैं। उसमें मसला ये आता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी, ठीक है, मैं ऐसे क्रीम मैं नहीं लिख के भेजती किसी को मैसेज में अनलेस कोई कंसल्टेशन करे, बिकॉज आई हैव टू सी द प्रॉब्लम, आई हैव टू असेस के बैकग्राउंड में कुछ और तो नहीं है, कोई हॉर्मोनल इशू नहीं है। एक एक्नी के बारे में अगर आप ले लो और उसका स्टेटस क्या है, मैं उसको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूँ वो उसको रिएक्ट तो नहीं कर जाएंगी, उसके लिए सेफ है कि नहीं है, तो ऐसे ही मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो उसमें यह है कि आप भी अगर करो तो ऐसी इंफॉर्मेशन ना यहाँ पे डिस्पेंस ऑफ करो जो बाद में पेशेंट मिस यूज करे उसको, ठीक है ना। तो हमने एक सेफ जोन में रह के प्ले करना है, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है, इतनी ही देनी है कि वो उसको डॉक्टर के साथ हेल्प मिल सके ट्रीटमेंट लेने में, लेकिन वो खुद से डॉक्टर ना अपने आप को समझने लग पे, ठीक है, डॉक्टर गूगल ना बन जाए, यू नो व्हाट आई मीन। तो बिकॉज पेशेंट को नहीं पता कि हमने कौन सी बाउंड्री है जिसको हम क्रॉस ना करें और कहाँ तक हम लिमिटेड रखें अपनी इंटरवेंशंस को। तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह से ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जिसको कोई मिसयूज ना कर ले और फिर वो बाद में मसला हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने इतना टाइम दिया और ये जो है इंटरव्यू हम प्लान कर रहे थे तो आज ये कंप्लीट हो गया। या बहुत डिले हो गया और आज अचानक से हमने प्लान किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कंप्लीट। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आई विल ट्राई कि टू कीप अप दिस थिंग एंड यू शुड आल्सो कीप इट अप, और लेट्स सी कैसा रिस्पांस आता है सबका इसमें। थैंक यू सो मच। और अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो कोई भी अगर कोई व्यूअर वगैरह जो ये वीडियो देखेगा तो जो है कमेंट्स में अपना दे सकता है कोई भी क्वेश्चन वगैरह, तो इंशाल्लाह जो है उसको रिप्लाई करेंगे। बाकी मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह कोई एक लाइव सेशन भी जो है ना जब कभी फ्री हुए तो फिर वो भी रखेंगे जिसमें लोगों के जो है ना लाइव इंटरेक्शन। यस वी कैन प्लान। बाकी मेरा वीडियो का यूट्यूब का चैनल का लिंक तो आप दोगे ही, उसमें सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो जिसका जो मसला है उससे रिलेटेड वो देख सकते हैं। कोई किसी को लगे कि उसमें उन्होंने कुछ और एडिशनल टॉपिक्स हैं ऐसे जिस पे मैंने बात नहीं की हुई और उनके कंसर्न्स हैं, तो वो मुझे वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू हेल्प देम आउट। इनबॉक्स भी कर सकते हैं फेसबुक पे या इंस्टा पे भी, तो विल ट्राई टू हेल्प। थैंक यू सो मच अगेन। इंशाल्लाह फिर जो है हम दोबारा जब भी टाइम मिला तो फिर आपसे दोबारा जो है ना वो इंटरेक्शन करें। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। ओके इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।